नमस्कार। वक्त 4 का चक्रव्यूह का है। मैं हूं राजेश कुमार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल झांसी जाएंगे और 327 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और सीएम के दौरे को लेकर पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग भी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो कल मुख्यमंत्री का ये बेहद अहम दौरा और प्रबुद्ध वर्ग को वो संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कल झांसी दौरा है और झांसी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा 327 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाके अलग अलग सम्मेलनों के जरिए वो अपनी बात जनता तक पहुंचाते रहे हैं कि कैसे बदलाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कल 24 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद झांसी का भ्रमण करके यहाँ पे प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे और जनपद की लगभग 325 करोड़ से ज़्यादा धनराशि की 100 से ज़्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके संदर्भ में लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, ट्रैफिक हो, पार्किंग हो, जो प्रबुद्ध जन आएंगे उनके बैठने एवं अन्य व्यवस्थाएं लगभग सारी कंप्लीट हो गई हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ भी तैयारियाँ 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण कार्यक्रम है झांसी जनपद में। सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोग हेलीपैड से लेके कार्यक्रम स्थल का मार्ग व्यवस्था और कार्यक्रम स्थल का व्यवस्था, वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था, सेफ हॉस्पिटल, सबको सुरक्षित हम लोग ड्यूटी लगा दिया गया है। ट्रैफिक डाइवर्शन का पॉइंट आइडेंटिफाई करके मीडिया कर्मियों के माध्यम से सबको शेयर भी कर चुके हैं। DFMD SHMD के साथ एंट्रेंस पे हमारा पूरा फ्रिस्किंग के साथ हमारा पूरा कड़ी सुरक्षा से लोगों को अंदर किया जाता है। आसपास का जगह पे रूफटॉप ड्यूटी भी लग गई है। और राजीव दीक्षित हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, कल मुख्यमंत्री झांसी आ रहे हैं, क्या कुछ खास रहने वाला, किस तरह की तैयारियां? जी बिल्कुल, आपको बता दें कल 24 नवंबर को सूबे के मुखिया झांसी आएंगे और इसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। सड़कों की रंगाई पुताई का काम चल रहा है, सजावट का काम चल रहा है। इसके अलावा जो मंच है वो भी बनाने में लगे हुए हैं और पुलिस की जो प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है, किसी भी प्रकार से ढील नहीं बरती जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि कल लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री झांसी पहुंचेंगे और लगभग 12:30 बजे तक यहाँ रुकेंगे और इसके बाद वो प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आने वाले समय में निकाय चुनाव आने वाला है उसी को लेकर यह अहम मानी जा रही है उनकी जो यहाँ आना। और इसके अलावा यहाँ पर प्रबुद्ध जन को लेकर एक यहाँ पर उनकी वो ग्राउंड में अपना यहाँ जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो और ये लगभग जो कार्य चल रहे हैं, करीब 100 योजनाएं चल रही हैं, उनका शिलान्यास और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ होना है। लगभग 350 करोड़ रुपए की ये योजनाएं बताई जा रही हैं। जी इसके अलावा चूंकि वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, राजीव, इस सम्मेलन के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है मुख्यमंत्री की? जी बिल्कुल, आपको बता दें इसमें जो भी है जो निकाय चुनाव आने वाला है, इसके अलावा जो भी झांसी में कार्यकर्ता हैं उन इकट्ठे होंगे और तमाम जो भी वहाँ लगभग 10,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर जो आने वाले समय में चुनाव होना है यूपी में, उसी को लेकर ये अहम माना जा रहा है। और झांसी बुंदेलखंड का ये जो मान लो मेन जगह है, तो यहाँ पर सब लोग आकर उनसे मिलेंगे। इसके बाद वो प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? चूंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, एक बड़ा सम्मेलन भी है, कई कार्यक्रम भी हैं, प्रशासन कितना अलर्ट दिखाई दे रहा है? जी आपको बता दें झांसी पुलिस जो कप्तान है वो खुद और जिलाधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी टीम पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है और किसी भी प्रकार से कोई भी ढील नहीं बरती जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुआ है। और इसके अलावा ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक के लिए भी कल तमाम जो सड़कें हैं, रोड है, उन्हें डाइवर्ट किया गया है
और लोगों को आज शाम को 8 बजे से ही निर्देशित कर दिया है कि कहां से और कितनी भी सड़कें हैं उन्हें डाइवर्ट किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव। आप नजर बनाए रखिएगा इस मुख्यमंत्री के दौरे पे, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उनके पहुंचने से पहले प्रशासन पूरी तरह से यहां अलर्ट दिखाई दे रहा है। और गुजरात के द्वारका में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने विकास की नई इबादत लिखी और यह नए भारत की नई तस्वीर है। कोरोना काल में डबल इंजन की सरकार ने बेहतर काम किया। इसके अलावा भी कई सरकार की यहां पे उन्होंने उपलब्धियां गिनवाई। यह भारत के राष्ट्र गौरव का मंदिर होगा। हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करेगा। काशी में काशी का धाम आप सबके सामने है। उज्जैन में महाकाल का महालोक आप सबके सामने है। उत्तराखंड में आप जाएंगे, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम जो भव्य रूप ले रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की ही आस्था के प्रति, भारत की आस्था के प्रति उनके दृढ़ संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य है। और यही नहीं, गुजरात के अंदर पहले भगवान सोमनाथ मंदिर के परिसर को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। अब भेंट द्वारिका में जिस प्रकार का भव्य कार्यक्रम चल रहा है और माता अंबा के मंदिर को भी जिस रूप में भव्य रूप से सजाया संवारा गया है, ये सभी आपके सामने है। इसलिए भाइयों बहनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है। कोरोना महामारी के दौरान जब हर व्यक्ति अपने लिए अपनी जान को बचा रहा था, तब फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और हर गरीब को फ्री में राशन की व्यवस्था भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही थी। ये डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन का भी दे रही थी। भाइयों बहनों, ऐसा कभी नहीं हो पाया। जिस मजबूती के साथ सरकार आपके साथ खड़ी रही, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। न वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है, न भारत को सुरक्षित कर सकती है, न भारत को समृद्धि की ओर ही समृद्धि की ओर ही अग्रसर कर सकती है, और ना आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है। तो फिर कांग्रेस को क्यों चुनना है? यह भारत। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच गई है। बता दें कि बुरहानपुर के रास्ते राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां पे राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह समेत तमाम बड़े नेताओं ने राहुल का स्वागत किया। और यहां पे राहुल ने कहा कि यह यात्रा नफरत, हिंसा और डर के खिलाफ है। हम जम्मू कश्मीर पहुंच के श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की थी, और जब हमने शुरू की तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान 3600 किलोमीटर लंबा है और ये पैदल किया नहीं जा सकता। और अब हम मध्य प्रदेश में आए हैं, 370 किलोमीटर यहां चलेंगे और ये यात्रा, ये जो हमारा तिरंगा है, इसको श्रीनगर में लहराएगी और उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तिरंगा जाएगा, श्रीनगर जाएगा और वहां पे इस तिरंगे को हम लहराएंगे। यात्रा के पीछे 2-3 लक्ष्य। सबसे पहला, जो नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। तरीका क्या है बीजेपी का? सबसे पहले डर फैलाओ। किनके दिल में डर? युवाओं के दिल में। कैसे? बेरोजगारी दिलवाकर,
जो हमारे उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनके दिल में डर कैसे सही दाम ना देकर, बीमा का पैसा ना देकर, कर्जा माफ ना कर कर, मजदूरों के दिल में डर कैसे मनरेगा को ना चलाकर। तो ये पहले डर फैलाते हैं और फिर जब डर अच्छी तरह फैल जाता है फिर उसको वो हिंसा में बदल देते हैं। देखिए, हिंसा कुछ कोई चीज नहीं होती। हिंसा डर का एक रूप है। जो डरता नहीं है वो हिंसा कभी नहीं कर सकता है। और यूपी के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि यूपी सरकार लगातार जिलों को लेकर हाईटेक है और लगातार काम कर रही है। जो जेल हैं उनको भी बेहतर किया जा रहा है। हमारी कोशिश प्रदेश की सभी जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था हो, इसको लेकर है। और उन्होंने ये भी कहा कि लगातार बदलाव किया जा रहा है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, और क्या कुछ कहा उन्हें सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जनहित में और प्रदेश हित में साहसिक निर्णय लेने में बहुत सक्षम है और देर भी नहीं करती निर्णय लेने में। उनके निर्देश के अनुसार बड़े अपराधियों की पेशी बीसी के माध्यम से हो, जेल से हो। हमने भी अपने उनका निर्देश का अनुपालन करते हुए विभाग की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके इस पे हमने चिंतन मनन शुरू कर दिया है कि व्यवस्थाएं कैसी होंगी, कितनी जेलों में हम पहले करें, और नेटवर्क की व्यवस्था हम लोगों को देखनी पड़ेगी, सिस्टम की व्यवस्था हम सबको देखनी पड़ेगी और प्रभावी हो, ये सब व्यवस्था हम लोग को देखनी पड़ेगी। माना जाए कि जैसे कैदियों को लेकर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो जेल के अंदर ही कुछ ऐसा रोजगार करें जिससे जब वो बाहर निकले तो उनके पास पैसा भी हो, उनके परिवार की भी व्यवस्था हो, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या अब तक कैदियों की इनकम बढ़ी है इन सारे प्रयासों के बाद? देखिए, ये तो मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में निरंतर प्रयास किया जा रहा है और कैदी अपना रोजगार स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं, वहाँ सीख रहे हैं। क्योंकि कौशल विकास एमएसएमई से हमने जो जेलों को जोड़ा है तो व्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। कैदी काम कर रहे हैं, जो भी उनका श्रम मिलता है वो अपना घर भेज रहे हैं। कम से कम घर भेजेंगे तो उनकी तारीख का खर्चा और जो भी घर में बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई की कुछ तो मदद होगी ही। दूसरी एक बड़ी चीज है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि 10 जिलों की कोर्टों को मॉडल कोर्ट बनाया जाए स्मार्ट तरीके से, कि जिसमें पूरी व्यवस्था हो, जजों के लिए अच्छी व्यवस्था हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो। तो कुछ इसी तरीके की व्यवस्था जेलों में भी होगी ताकि एक तारतम्य बना रहे जेल और कोर्ट के बीच में? नहीं, ये तो जब हम बनाएंगे तो ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि वो आगे लंबे समय के लिए कामयाब हो। ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम रख दिया और उससे हम काम चला रहे हैं, लेकिन बनाएंगे तो उसी हिसाब से बनाएंगे कि और तकनीकी अगर जो कोई आएगी तो और जो आगे बढ़ना चाहे तो वो आगे बढ़े। बेहतर तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। मुख्यमंत्री की जो इच्छा है उसको हम जरूर पूरा करेंगे। बड़ी चीज होती है कि कैदियों की मानसिक स्थिति को ठीक करना। आप लगातार उस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं ताकि मानसिक स्थिति में उनके परिवर्तन आए। तो अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं, लग रहा है कि इससे कुछ फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत कुछ। मथुरा की जेल में संवाद के बाद दीपावली के गोवर्धन पूजा वाले दिन मेरा जाना हुआ और हम गए कैदियों को मिष्ठान वितरण कराने। तो वहाँ कैदियों के बीच में जब मिष्ठान वितरण हो रहा था तो कैदियों ने स्वयं हमसे कहा कि सर, आपने हमारी सोच बदल दी। जो हमारा मिशन था, जो हमने अपना मिशन बनाया, उस पर हम धीरे धीरे कामयाब हो रहे। बिल्कुल, ये है उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जेलों को हाईटेक किया जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपराधियों की पेशी कराई जाए, ताकि एक जो भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था देनी होती थी जेल से लेकर कोर्ट तक, कैदी भागते भी थे, उन सारी चीजों से बचा जाए और कहीं न कहीं सुरक्षित तरीके से खासतौर पर दुर्दांत अपराधियों की पेशी कराई जाए। और लगातार जो कैदियों की मानसिक स्थिति है उसको लेकर भी काम किया जा रहा है ताकि उनकी मानसिक स्थिति में बदलाव किया जाए, जब वो बाहर निकले तो एक अच्छे नागरिक के रूप में बाहर आए। कैमरामैन साहब के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। और खबर लखनऊ से है, जहां भारी विरोध के कारण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को स्थगित किया गया है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए एलडीए गोमती नगर पहुंची थी और दिलीप सिंह बिष्ट की बिल्डिंग पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम। लेकिन किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई का विरोध किया और एलडीए की टीम और बिल्डिंग मालिक दिलीप सिंह बिष्ट के बीच नोकझोंक भी हुई। किसान नेता और कार्यकर्ताओं ने एलडीए की कार्रवाई का जमकर विरोध किया। तो एलडीए की टीम यहां पे ध्वस्तीकरण के लिए पहुंची थी, लेकिन यहां विरोध का सामना टीम को करना पड़ा।
जिसके बाद फिलहाल इस कार्रवाई को रोका गया, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को स्थगित किया गया। तो भारी विरोध के कारण ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उसे स्थगित किया गया है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए एलडीए गोमती नगर विस्तार पहुंची थी। नीलेश चौहान ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। नीलेश, यहां एलडीए की टीम पहुंची थी लेकिन विरोध का सामना करना पड़ा। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार मानकों के विपरीत बनी जो बिल्डिंगें हैं, मार्केट हैं, उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करा रही है। आज भी उसी कार्रवाई को लेकर जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, गोमती नगर विस्तार के क्षेत्र में जो जनेश्वर मिश्रा पार्क उसके ठीक बगल में मार्केट है, वो मानकों के विपरीत बनी, जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी। हालांकि किसान तमाम वहां पर मौके पर मौजूद थे, महिलाएं थी, जिसका भारी विरोध लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम को झेलना पड़ा और जिसके चलते जो कार्रवाई थी वो स्थगित करनी पड़ी। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक बार फिर से जो ताराचंद बिष्ट है उनके मार्केट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन इसके बाद जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो पुलिस बल भी उतनी ज्यादा संख्या में मौजूद नहीं था। साथ ही साथ महिला जो अधिकारी थे वो भी उसमें ज्यादा संख्या में थी। इस वजह से जो कार्रवाई है वो स्थगित करनी पड़ी। आने वाले दिनों में फिर से कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से की जाएगी। बहुत शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए। तो भारी विरोध के कारण फिलहाल इस कार्रवाई को रोका गया, चूंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे लोगों ने विरोध किया था और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए एलडीए यहाँ पे गोमती नगर पहुंची थी। तो एलडीए की एक कार्रवाई जिसके चलते वहां पे विरोध हुआ और विरोध के चलते ही वहां पे इस कार्रवाई को फिलहाल रोकना पड़ा, लेकिन आने वाले वक्त में फिर से कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन और एलडीए की टीम जो है वो पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। अगली खबर कानपुर से है, जहां 113 साल पुराना कब्जा है उसको खाली कराया गया है। केंद्र सरकार से पट्टे पर यह जमीन ली गई थी और एलआईसी लीज रेट का 4 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। अवैध तरीके से सरकारी जमीन पे लोगों को बसाया गया था और एक सप्ताह में एलआईसी वाली जगह को खाली करने का आदेश दिया गया है। एलआईसी को लीज रेट बकाया भी करना होगा आधा, यानी जो बकाया है वो भी देना होगा। 113 साल पुराना जो कब्जा है उसे खाली करना होगा और केंद्र सरकार से पट्टे पर ली गई जमीन पर एलआईसी का फिलहाल अभी कब्जा है और एलआईसी लीज रेट का 4 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। तो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर लोगों को बसाया गया था। और रामजी शर्मा हमारे संवाददाता कानपुर से ज्यादा जानकारी के साथ। रामजी शर्मा, ये पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला मानलोट का है, जहां पर एलआईसी की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग पर 113 साल पहले लीज पर इस बिल्डिंग को लिया गया था और जिसमें केंद्र सरकार को किराया देना पड़ता था। लेकिन अभी तक उस पूरे मामले को लेकर के पिछले काफी वर्षों से उसका किराया नहीं दिया गया। लगातार जो एलआईसी बिल्डिंग जिसमें एलआईसी का लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड का जो ऑफिस खुला हुआ है, उसने उस बिल्डिंग पे कब्जा करके अन्य लोगों को उसको बिल्डिंग को किराए पर दे दिया। उनसे लगातार किराया वसूल रही थी, लेकिन जो केंद्र सरकार जो पैसा जमा करना था लीज का जो उन्होंने लिया था उसका पैसा जमा नहीं करते। इस मामले को केंद्र सरकार से नोटिस दी गई थी कि किराया जमा किया गया, उस बिल्डिंग खाली किया, लेकिन उसके विरोध में जो एलआईसी के जो ऑनर्स हैं, जो एलआईसी जो भी डायरेक्टर है, उन्होंने इस मामले को लेकर कोर्ट में चले गए। कोर्ट में इस मामले को उन्होंने पीआईएल दाखिल किया था, जिसको लेकर लगातार सुनवाई चली थी। इस पर एक सुनवाई पर फैसला आ गया है। इस फैसले पर साफ तौर पर कोर्ट ने एलआईसी को आदेश किया है कि इसका किराया जो है, जो 3 करोड़ के आसपास का किराया उसको जमा करना पड़ेगा। साथ ही 1 सप्ताह की उनको मोहलत दी गई है, जिसमें उस बिल्डिंग को उनको खाली करने का आदेश हो गया है। अब देखने की बात यह होगी इस बिल्डिंग को कितनी जल्दी खाली कराया जाता है, या फिर कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी जीत दाखिल करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिसको देखते हुए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राम जी जानकारी के लिए। तो कानपुर में 113 साल पुराना जो कब्जा है उसे खाली करना होगा और इसको लेकर केंद्र सरकार से चूंकि पट्टे पर ये जमीन ली गई थी जिसपे एलआईसी का कब्जा था और एलआईसी लीज रेट का 4 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। औरैया में कोटा डीलर की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहां खाद्यान्न कम देने की बात कहने पे कार्ड धारक को कोटा डीलर धमकाता हुआ नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में कार्ड निरस्त करने की धमकी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो औरैया जनपद के अलछदा ब्लॉक के वीरपुर दशेरा गांव के कोटा डीलर का है, जहां पे जो ये कोटा डीलर है वो यहाँ पे दबंगई करता हुआ धमकाता हुआ नजर आ रहा है।
तो कम राशन देने को लेकर यहाँ पे जब उसकी शिकायत की गई तो जो कूड़ा धारक है वो यहाँ पे दबंगई दिखाने लगा, धमकाने लगा, राशन कार्ड को निरस्त करने की धमकी देने लगा। और इसका किसी ने वहां वीडियो बनाया जो अब काफी वायरल भी हो रहा है। सवाल भी कई तरह के उठ रहे हैं कि जो कोटा डीलर है उस पर कार्रवाई कब होगी और क्यों आखिर इस तरह से लोगों के हक पे डाका डाला जा रहा है। मंजुल पांडे हमारे संवाददाता औरैया से। मंजुल, वीडियो सामने है, इसमें जो कार्ड धारक है उसको धमकाया जा रहा है, कोटा डीलर जो है उसको दबंगई कर रहा है। इस मामले को क्या आला अधिकारियों ने, प्रशासन ने संज्ञान में लिया? मंजुल, आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज मंजुल तक अभी नहीं पहुंच पा रही, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाए कि आखिर इस वीडियो के पीछे की कहानी क्या है और क्या कार्रवाई इस पे अब तक की गई है। कोटा डीलर की जो दबंगई है वो वीडियो में कैद हुई, कैमरे में कैद हुई। और यहां एक शख्स ने जब कम राशन देने की शिकायत की तो उसे धमकाया गया, उसे उसका कार्ड रद्द करने की धमकी दी गई। और इस तरह की तस्वीरें और खबरें आए दिन कहीं ना कहीं से सामने आती है। और अगली खबर हरदोई से है, जहां रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो वायरल हो रहा है। और ग्राम समाज की जमीन पे 2 पेड़ कटवाने के नाम पे लेखपाल ने रिश्वत ली। लेखपाल राजेश गुप्ता का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बघोली थाना क्षेत्र के भीठादान का यह मामला है, जहां एक लेखपाल रिश्वत लेता हुआ कैमरे में कैद हुआ। वो भी तब जब लगातार ये दावे किए जाते हैं कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म है, जीरो टॉलरेंस की नीति है। बावजूद इसके कई विभागों में कई कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो आज भी बिना पैसा लिए लोगों का काम नहीं करते हैं। हरदोई से खबर, जहां ग्राम समाज की जमीन पर 2 पेड़ कटवाने के नाम पर लेखपाल ने रिश्वत ली। और लेखपाल का रिश्वत लेते हुए जो वीडियो है वो भी अब वायरल हो रहा है। तो बघोली थाना क्षेत्र के भीठादान का यह मामला, जहां एक लेखपाल कैमरे में कैद हुआ रिश्वत लेता हुआ। आशीष सिंह हमारे संवाददाता। आशीष, भ्रष्टाचार पे रोक के रिश्वतखोरी पे लगाम लगाने के दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं से मामला सामने आ रहा है। यहाँ लेखपाल ये जो रिश्वत ले रहा है, क्या वजह थी? देखिए, आपको बता दें, लगातार हरदोई में कई लेखपाल ऐसे हैं सदर तहसील के जो आते हैं। लेखपाल का वीडियो कई बार वायरल हो चुका है। एक बार फिर वीडियो वायरल हुआ है जिसमें राजेश गुप्ता नाम का जो लेखपाल है बघौली थाना क्षेत्र के भीटादान गांव में जो पेड़ कट रहे थे उसको लेकर रिश्वत ले रहा है, ऐसा बताया गया है। हालांकि जिस तरीके से रिश्वत का वीडियो लगातार अधिकारियों कर्मचारियों को वायरल हो रहा है और अधिकारी संज्ञान न लेकर कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी, क्या इस वीडियो को आला अधिकारियों ने संज्ञान में लिया है? किसी तरह की कोई कार्रवाई हो या फिर ये यूं ही चलता रहा है और चलता रहेगा? देखिए, हमारी अभी कुछ अधिकारियों से बात, एक तो एसडीएम सदर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखते हैं और वीडियो को दिखवाते हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो वीडियो है लगातार तेजी से वायरल हो रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। जी चले, बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। तो भ्रष्टाचार और घूसखोरी जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुई और कई जगह से आए दिन इस तरह की खबरें और तस्वीरें कैमरे में कैद होती। और कासगंज से खबर, जहां लोन देने के नाम पे ठगी की गई है और ठगी करने वाला नटवर लाल गिरफ्तार हुआ है। फर्जी नैनी फाइनेंस कंपनी के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लोन देने के नाम पे लोगों से ठगी करता था। आरोपी आकाश उर्फ राहुल लखीमपुर का रहने वाला है। इसके पास से एक लैपटॉप, एक मोबाइल और कैश भी बरामद हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।